प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आप प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो और उसके गुणनफल है वो दो ही होते हैं। गुणनखंड का मतलब है गुणन यानी गुणा, खंड यानी टुकड़े। तो अपने को जो ये संख्या दे रखी अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जिसके अंदर खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और इसके ये गुणनखंड होते हैं वो दो ही होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। तो इसका पहला सवाल है 140। 140 का अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जिस तरह से हम बटे वाली जोड़ बाकी वगैरह करते हैं उसमें एलसीएम निकालते हैं, उसी तरह से होगा। ये 140 है, इसका अपन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये पीछे 0 है, 2 से हो जाएगा। 70 बार गया, फिर से 2 से हो जाएगा। 35 बार गया, 5 से हो जाएगा। 7 बार गया, 7 से 1 बार। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये देखिए, सारी अभाज्य संख्याएं आई है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इन सारी संख्याओं को फिर से गुणा करेंगे तो उत्तर 140 आएगा। अब इसी का अगला सवाल है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना। पीछे 6 है, सम संख्या 2 से हो जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर से सम संख्या है, 2 से हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 9 18। अब ये 39 है तो ये 3 से हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 है, 13 का सिर्फ 13 से ही होगा। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अगला है 3825। पीछे 5 है तो 5 से संभावना बनती करके देखते हैं। 5 7 35, पीछे बचे 3। 5 6 30, पीछे बचे 25। फिर 5 है, 5 से फिर से हो जाएगा। 5 1 5, पीछे 2 बचा, 5 25, 5 दिया 15। अब ये 153 है, बंद कर। अब ये 5 से इसका करेंगे तो ये 153 आएगा। अब पीछे 3 है तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 5 दिया 15, 3 1 3। फिर से 3 का करके देख लेते हैं। 3 1 3, 7 या 21। अब 17 का सिर्फ 17 से ही होगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। अब ये संख्या 5005 है, पीछे 5 है, सबसे पहले 5 से करते हैं। 5 1 5, 0 का 0, 5 1 5। अब पीछे 1 है तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 7, पीछे 3, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। पीछे बचे 2, 7 या 21। अब ये 143 है तो 11 से करके देखते हैं। 11 1 11, पीछे बचे 3, 11 या 33। अब 13 से करके देखते हैं। 13 1 13। तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब अगली संख्या है 7429। इसका हम करके देखते हैं। तो इसका सबसे पहले 17 से ही होगा। 17 से हम करेंगे तो 437 बंद करें। 17 में देने पर ये 437 आया। अब हम 19 का देंगे, ये सब प्रैक्टिस से आएगा तो देंगे। तो अब इसका भाग देने पे 23 आएगा। 23 का भाग सिर्फ 23 में ही जाता है। तो इसका 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। अब अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म यानी जोड़े के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF इंटू LCM। तो मैं ये सवाल आपको करके बताती हूँ। पहली संख्या दी है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनका LCM और HCF निकालेंगे। उसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे दोनों के ही। ये 26 का और ये 91 का। ये पीछे 6 है तो सम संख्या 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 3, 13 का 13 मिल जाएगा। अब ये 91 है तो 7 से कर लेते हैं। 7 एकम 7, पीछे 2 बचा, 7 या 21, 13 ये। अब इन दोनों का हो गया, देखिए आप, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया 7 इंटू 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट है। तो 13 दोनों में एक एक बार ही है तो एलसीएम में ले लेंगे 13। अब ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 2 ले लेंगे। और 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी इसको गुणा करने पर आ जाएगा 182। तो एलसीएम हो गया 182। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में जो हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो लेंगे। अब इनमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 7 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। अब दोनों में 13 कॉमन है तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब इसी दूसरे का दूसरा है 510। अच्छा सॉरी, इसको अभी अपने को ये इस सवाल का आधा हिस्सा है कि अपन को इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या अपने पास क्या थी, 26 और 91 थी। तो ए बराबर अपन ने मान लिया 26, बी बराबर अपने मान लिया 91। तो दो संख्या, ये एक फॉर्मूला है कि ए इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या ए इंटू बी अपन बराबर रख देते हैं। 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम अपन ने निकाला 182 आया था अपने, इंटू एचसीएफ 13। अब इनको अपन गुणा करेंगे तो ये जो उत्तर है वो बराबर आएगा दोनों का, ये और ये दोनों का उत्तर बराबर आएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। इसका हम इतना कैलकुलेशन करेंगे तो गुणा करने पे दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। एक तरीका और है कि हम इसके 2 टुकड़े कर लें। इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 182 के तो हो जाएंगे 2 इंटू 91 इंटू 13 अपनी जगह पर है। 13 और 2 को किया तो फिर से ये आ गया 26 इंटू 91 और यहाँ पर 26 इंटू 91 बराबर ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको जो भी ठीक लगे, चाहे गुणा करके कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए, दोनों ही सही है। अगला सवाल है इसका 510 और 92। इसका अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले पीछे 0 है तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 25, 5 से करने पर 51 आएगा। अब 3 से कर लेते हैं, 3 1 3, 3 7 21। अब 17 से हो जाएगा, 17 1 17। अब यहाँ पे पीछे सम संख्या 2 से कर लेते हैं, 2 4 8, 2 6 12। फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 2 4, 2 3 6। अब 23 का 23 में हो जाएगा। अब 510 का हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम आ जाएगा, जो हाईएस्ट है वो ले लेंगे। इसमें 2 एक बार है लेकिन इसमें 2 2 बार है तो 2 2 बार ले लेंगे। इसमें 3 नहीं है लेकिन इसमें है तो 3 भी ले लेंगे। इसमें 17 भी है ले लेंगे और 23 भी है ले लेंगे। इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन है सिर्फ वो ही लेंगे। 2 इसमें 2 बार है लेकिन इसमें 1 बार है तो 2 ही लेंगे, और कोई संख्या कॉमन है नहीं तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब अपने को जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या क्या थी अपने, तो 510 गुणा 92 इज इक्वल टू एलसीएम अपने निकला था 23,460 इंटू एचसीएफ 2 था। अब आप जैसे चाहे कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो इधर भी आएगा 46,920 और इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो 46,920। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सत्यता की जांच हो गई।
अब इसका अगला एक सवाल इसी में एक और है, उसका है 336 और 54, इसका करना है। इसका करके देख लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बेहद ही आसान प्रश्न है। फिर से ये सम संख्या है इसलिए 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 8 16। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 16, 4 बार। फिर से 2 से हो जाएगा, 4 2, फिर से 2 से हो जाएगा, ये 21। अब ये 3 से हो जाएगा 7 बार, अब 7 से हो जाएगा 1 बार। अब ये है 54, ये भी सम संख्या 2 से ही करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 नम 27। फिर से 3 से हो जाएगा 3 बार, फिर से 3 से हो जाएगा। अब ये 1 आ गया। अब ये 336 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसमें 2 कितनी बार, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, भले ही इसमें 1 बार है तो वो ले लेंगे। अब इसमें 3 बार है, हाईएस्ट जो है 1 2 3। अब 7 इसमें नहीं, फिर भी इसको ले लेंगे। और अब एचसीएफ आ जाएगा जो कॉमन होगा, सिर्फ कॉमन ये 2 है 1 बार और 3 भी है 1 बार। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 आ जाएगा एचसीएफ। और इन सब को गुणा करने पर आ जाएगा 3024। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ए और बी अपन ने जो संख्या दे रखी 336 गुणा 54 बराबर 3024 गुणा 6। ठीक है, इसके हम टुकड़े करके कर लें चाहे गुणा करके कर लें, इसके हम टुकड़े करेंगे तो ये भी 336 गुणा 54 टुकड़े हो जाएंगे इसके। और ये ऑलरेडी 336 गुणा 54 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा के वैसे ही जैसा पहला और दूसरा किया था। इसमें पहले सवाल में 3 संख्याएं दे रखी, उनमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्या 12 15 और 21। बिल्कुल वैसा के वैसे 12 15 और 21। 2 से कर लेंगे, 6 बार गया, 2 से कर लेंगे, 3 बार गया, 3 से कर लेंगे, 1। ये पीछे एक उत्तर आ जाना चाहिए। अब 15 है तो 3 से कर लेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। अब 3 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार। अब 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का देखते हैं 3 इंटू 5 और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब एलसीएम अपन लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन है इसमें 2 बार है, बाकियों में चाहे नहीं भी है तो भी लेंगे 2 बार। 3 तो वैसे भी सब में 1 बार ही हाईएस्ट 1 बार है। इसमें 5 है, इसमें 7 है, 5 गुणा 7। और इसी तरह से एचसीएफ जो है वो जो कॉमन है वो लेंगे। अब इसमें 2 बार है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इनमें नहीं है, 7 है इनमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे हैं जो तीनों में 1 बार है। तो एचसीएफ तो आ जाएगा 3 और इन सबको एलसीएम में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 420। अब इसी में दूसरी संख्या दे रखी है, इसी का दूसरा उसमें दे रखा है 17 23 और 29। 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, 23 में भी सिर्फ और सिर्फ 23 का ही भाग जाता है और 29 में भी सिर्फ और सिर्फ 29 का ही भाग जाता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणा 17। 23 का हो जाएगा 1 गुणा 23 और 29 का हो जाएगा 1 गुणा 29। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,339। मैंने ये गुणा वगैरह हमारे रूटीन में, क्योंकि हम रोज करते हैं प्रैक्टिस में, इसलिए हम याद ही लगभग हो जाता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। और एचसीएफ इन सब में जब कुछ भी नहीं है तो इसमें ये 1 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 1।
अब इसी में तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा, इसमें भी 3 संख्या दे रखी है, 8, 9 और 25। अब इनका करके देख लेते हैं। 8 का करेंगे 2, फिर 2 का, इस तरह से 9 का करेंगे 3 3 9, 3 1 3, इस तरह से 25 का करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का हो गया 3 गुणा 3, और 25 का हो गया 5 गुणा 5। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। और एचसीएफ इसका हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब में अपन 1 तो कॉमन मानते ही है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। इन सब को गुणा करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 1800। अब चौथा सवाल है। चौथा सवाल बिल्कुल सरल है। एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 9, एचसीएफ इजिकल टू 9 निकाल के दिया हुआ, और संख्या 2 दी है जिसको अपन ए मान लेते हैं, वो है 306, और बी मान लेते हैं 657 को, और एलसीएम निकालना। जैसे अपन ने ऊपर सत्यता की जांच की थी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही फॉर्मूला काम में लेंगे। ए इंटू बी इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए बी ये संख्या दे रखी है 306 गुणा 657 बराबर, एलसीएम निकालना है, एलसीएम की जगह एलसीएम रख लेते हैं, गुणा एचसीएफ 9 दे रखा है। एलसीएम को एक तरफ कर लेते हैं और सारी संख्याओं को एक तरफ। ये गुणा में है तो इधर आएगी, तो ये भाग में आ जाएगी। इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 22,338। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न में अपने को ये कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर है 5। इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और आगे तक। और आगे ये कह रहा है कि 6 की घात n, यानी 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, कुछ भी आगे तक। तो 6 की घात 1 का मतलब है 6, 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुणा 6, 6 6 36। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जिस अंक पर समाप्त हो रही है, यानी जो आखिर का अंक है, वो 0 आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर अपन करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा। तो क्योंकि इस अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आ रहा है, अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 आता तो आखिर का अंक इसका 0 होता। क्योंकि इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा, इसलिए 6 की घात n करने पर इसका आखिर का अंक 0 नहीं आएगा। अगला सवाल है छठा। इसमें है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक संख्या तो ये दे रखी, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्याएं दे रखी है। ये भाज्य संख्या है या नहीं, और है तो क्यों है, ये अपने को लिखना है। तो ये संख्या देख लीजिए, इसमें ये 13 दोनों में कॉमन है, 13 बाहर ले लिया तो अंदर रह गया 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, ये रह गया। क्योंकि इसमें 13 संख्या आई है, ये नियम है कि अगर कहीं भी ये, चूंकि इस प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, ये अगर इसको सॉल्व नहीं भी करें तो भी, या सॉल्व करें तो भी एक गुणनखंड तो 13 आएगा। तो चूंकि इसका एक गुणनखंड 13 है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से इसमें ये देखिए, ये 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक इसमें भी ऐसा ही, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 5 है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। बेहद ही आसान है, थोड़ा से गणित में नियम याद रखने पड़ते हैं। अब एक आखिरी सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान वृत्ताकार है, उसके चारों ओर भी वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। माना कि सोनिया ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और इसी दूरी को तय करने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। वैसे तो लॉजिकली भी देखें तो ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी और ये 12 मिनट में, तो जब ये 18 मिनट में यहाँ आएगा तब तक 12 मिनट में ये रवि 1.5 चक्कर कर लेगा। तो 18 दूनी 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी और भारतीय 36, तो रवि 36 मिनट में 3 चक्कर, तो 36 मिनट बाद वो दोनों यहाँ मिले। लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि मिनिमम वो कौन सा टाइम है जिस पर वो दोनों मिलेंगे। तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए अपने को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये 18 का एलसीएम, ये 12 का एलसीएम। 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब फिर इसको 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर से 2 से देंगे 3 बार, फिर से 3 से देंगे 1 बार। तो अब इसका 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देख लीजिए, अब इसका अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये बेहद ही आसान प्रश्नावली है बच्चों, आप देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। मेरे वीडियो देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से नए वीडियो लाऊं।